डॉक्टर राधाकृष्णन पिल्लई, जो कि एक ऐसी शख्सियत हैं जो कि वर्तमान में यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई के चाणक्य इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक लीडरशिप के संस्थापक हैं। कई बेस्ट सेलिंग बुक्स के प्रख्यात लेखक हैं और बहुत लोकप्रिय स्पीकर हैं। इन्होंने अर्थशास्त्र और चाणक्य को जन जन तक पहुंचाने का अपना काम, अपना जीवन का ध्येय बनाया है। तो मैं स्वागत करती हूँ डॉक्टर राधाकृष्णन पिल्लई आपका, और हम चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आपसे मैं पूछना चाहती हूँ कि आपको ये चाणक्य को जीने की प्रेरणा कहाँ से मिली? क्योंकि आप उस मेरे पूरे यात्रा में एक बहुत बड़े सहयोगी बने हुए हैं। आपने मुझे देखा है विदाउट कॉर्पोरेट चाणक्य, विदाउट बीइंग एन ऑथर, एक लेखक नहीं, सबसे पहले हम व्यक्तिगत लेवल पे भी आपने देखा है कहाँ से कहाँ तक हम पहुंचे हैं। लेकिन अगर प्रश्न का उत्तर अगर हम दे तो मैं उसके दो कारण बताऊंगा। पहला कारण ये है कि बचपन से ही चिन्मया मिशन, जो एक आध्यात्मिक संस्था है, उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो बचपन से ही क्या रहा है कि शास्त्रों का अध्ययन, तो उसकी वजह से क्या हुआ, रामायण महाभारत उपनिषद ये तो पढ़ता ही था भगवान की कृपा से, गुरुजनों की कृपा से। लेकिन अर्थशास्त्र बिकम अ पार्ट ऑफ दैट सेम लेगेसी। तो एक शास्त्र ही पढ़ना है तो आध्यात्मिक शास्त्र लेके अर्थशास्त्र हो गया। दूसरा कारण यह है कि 20 साल पहले, 2000 साल, अभी हम 2020 में हैं, मेरे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया। तब आई बिकेम एन एंटरप्रेन्योर, एक व्यवसायिक बन गया था। लेकिन तब मुझे ऐसा लगता था कि मेरी मैनेजमेंट की पढ़ाई है और फॉर्मली एजुकेटेड हूँ मैनेजमेंट में, लेकिन जब खुद का जब व्यवसाय शुरू किया था, एक कंपनी है जो आप जानते हैं आत्मदर्शन करके, यहाँ पे हम यात्राएं करते हैं, बहुत सारे देश विदेश से लोग आते हैं, भारत के आध्यात्मिक तीर्थ स्थलों में हम उन्हें लेके जाते हैं। तो मन में एक विचार आया कि जब हम एक भारतीय कंपनी चला रहे हैं और भारतीय संस्कृति को दिखा रहे हैं लोगों को एक अच्छी तरीके से, तो अब हमें ऐसा लगा कि क्यों नहीं हम एक भारतीय मैनेजमेंट को भी इस्तेमाल करें इसमें। सो इंडियन मैनेजमेंट क्या है, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा वेस्टर्न मैनेजमेंट के बारे में ही लिखते हैं, पढ़ते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वेस्टर्न मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, उसमें भी बहुत कुछ है जो हमें सीखना है, लेकिन इंडियन मैनेजमेंट। सो पढ़ते पढ़ते अर्थशास्त्र पढ़ने लग गया, फिर लगा कि एक पूरा राज्य नीति या राज्य विद्या है कि राज्य कैसे चलाना है। हम तो छोटी सी कंपनी चला रहे हैं। तो ये दो कारण हैं, एक तो शास्त्रों का अध्ययन और दूसरा कारण ये है कि मुझे ऐसा लगा कोई ना कोई भारतीय तत्व या भारतीय व्यवस्थापन, इसके ऊपर अगर कोई किताब है वो चाणक्य की अर्थशास्त्र है। तो चाणक्य नीति, चाणक्य अर्थशास्त्र पढ़ते पढ़ते 20 साल अभी एक स्टूडेंट से लेके एक शिक्षक बन गया। पता ही नहीं चला कैसे रहा है। लेकिन आप जैसे मित्रों और दोस्तों का बहुत बड़ा साथ है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद आप आपको भी इस आप तो जर्नी में वर्तमान के लिए जुड़ने हमारे के चाणक्य हैं। लिए। आपकी कितनी किताबें हो गई हैं अभी तक? नंबर अभी बीच में काउंट किया था तो 17 किताबें हो गई इन द मार्केट। लॉकडाउन में 3 किताबें लिख दी। बहुत बढ़िया। एंड वर्किंग ऑन 4 मोर बुक्स। ओह, तो आप बच्चों के लिए ऐसा, भी बहुत किताबें लिख रहे हैं। जी जी जी, उन बच्चों का एक नया सीरीज चालू किया हमने, उसे कहते हैं चतुर चाणक्य। तो आपको भी पता है कि ये ऐसा है किताब, बहुत जो मैंने कहा कि चाणक्य हमने तो बचपन में सीखा नहीं, केवल कहानियां सीखी थी। सही बात। लेकिन चाणक्य के जो विचार करने की प्रक्रिया है, द पद्धत जो हम कहते हैं, उसे कहते हैं अन्वीक्षिकी। मैंने ऐसा सोचा कि अकॉर्डिंग टू चाणक्य, अन्वीक्षिकी या अन्वेक्षण, कैसे सोचना है, विचार कैसे करना है, जिसको हम मॉडर्न लैंग्वेज में कहेंगे स्ट्रैटेजिक थिंकिंग, ये एक अनफॉर्चुनेटली हम काफी देर में बच्चों को सिखाते हैं। तो मैंने सोचा बच्चों को अगर चाणक्य से कहते हैं प्रथम विद्या, तो क्यों नहीं हम बच्चों को लेके जाए। लेकिन बच्चे थियोरी नहीं सीखते, कहानियां सुनते हैं। सही तो बात। कहानियों के फॉर्मेट में एक चतुर चाणक्य का एक कैरेक्टर है, एंड सीरीज, ये केवल एक नहीं, एक धारावाहिक जैसे बनेगी। एंड भगवान की कृपा से मूवी भी बनने वाली है उसके ऊपर। सो बहुत बच्चों तक चाणक्य का ज्ञान लेके जाना, इसलिए बच्चों की किताब चतुर चाणक्य सीरीज लिखने की शुरुआत की है। बहुत अच्छा। अभी से बच्चों में हम वो नींव डालेंगे तो बच्चे हमारे प्रगति करेंगे। तो अपर्णा जी, आपको एक छोटा सा इसमें आप बताऊंगा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, क्योंकि हम शिक्षक दिन की भी बात कर रहे हैं, आप शिक्षक हो और हमारा पूरा परिवार ही शिक्षकों का परिवार है। तो मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग आपको बात बताऊंगा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के फॉर्मेशन में मेरा एक छोटा सा रोल था, बहुत बड़ा नहीं। बिकॉज जैसे आपको पता है कि काफ़ी लोगों को आके वो इंटरव्यूज ले रहे थे, मुझे बैंगलोर में भी बुलाया गया था, द कमिटी। एक बहुत अच्छा आपको बताऊंगा कि इन द न्यू एजुकेशन फॉर्मेट में दो चीज फॉर्मली इंट्रोड्यूस हो जाएंगे। वन इज लीडरशिप एज ए कंसेप्ट,
ओके तो बच्चों को तो क्योंकि हम लोग ने उतना लीडरशिप के ऊपर कभी एकेडमिक ध्यान नहीं दिया, इट्स अ पोजीशन। दूसरी बात, आन्वीक्षिकी हैज बीन इंट्रोड्यूस एज अ सब्जेक्ट। अरे वाह, हाँ, तो ये बच्चों को केवल टेक्निक है। किताब लिख के पॉपुलर लेवल पे नहीं, एकेडमिक लेवल पे स्कूल कॉलेजेस में, जिस कल की बात बताऊंगा, केंद्रीय विद्यालय हैज टेकन अ पॉलिसी डिसीजन टू ट्रेन 1300 प्रिंसिपल्स टू अच्छा, इंट्रोड्यूस आन्वीक्षिक, और कल ही मैंने वो ट्रेनिंग प्रोग्राम किया। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा है। जी। आ, आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? पेरेंट्स की कृपा ही है। माय फादर इज अ राइटर, जैसे आपने बताया, वो तो जीन्स में आ गया। लेकिन ऐसा मैं कहूंगा कि प्रेरणा मिलने के बाद जब आप सक्सेसफुल हो जाओ तो उनको भूलो नहीं। Right. मैं हमेशा कहता हूँ, आई एम राइटर बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स, आई एम नॉट अ ट्रेन्ड राइटर। तो वो तो उनमें आ गया, उन्होंने थोड़ा बहुत मार्गदर्शन दे दिया, लेकिन जो भी सक्सेस है वो मेरे पिताजी की वजह से ही है। मैं आपकी छोटी सी एक कहानी बताऊं, कहानी नहीं बोलूंगा, एक उदाहरण दूंगा। एक माता और एक पुत्री थी, जैसे आप और रीति है। और दोनों काफी अच्छा संगीत सीखते थे। ओके, और एक ही गुरु था दोनों का, माँ का और बेटी का। तो एक बार बेटी ने जाके गुरु से पूछा, गुरु जी सच बताइए, मैं भी गाना गाती हूँ, माँ भी गाना गाती है, और आपको पता है दोनों अच्छा गाना गाते थे, लेकिन हम दोनों में श्रेष्ठ कौन, हु इज बेटर अमंग बोथ ऑफ अस? तो गुरुजी ने क्या बताया आपको? गुरुजी ने कहा, बेटा एक बात याद रखना, तुम कितने भी श्रेष्ठ हो जाओ, श्रेय तो तुम्हारे माता को ही जाता है। तो वही मैं कहूंगा कि कुछ भी हो जाए, एवरीथिंग दैट आई एम, वो मेरे माँ पिताजी, इनका आशीर्वाद ही है। सही बात। तो आपकी बेटी का नाम आपने इतना अच्छा रखा है, उसका क्या मतलब होता है, और कुछ हमको बताएंगे उसके बारे में? अच्छा तो रखा है, लेकिन लोगों ने एक्सेप्ट तो नहीं किया था पहले। नाम है आन्वीक्षिकी। हाँ हाँ। क्योंकि चाणक्य अर्थशास्त्र पढ़ते पढ़ते मुझे ऐसे लगा कि इस, जैसे मैंने बताया था, थियोरेटिकली अगर हम देखे जाए, सिद्धांत के हिसाब से देखा जाए, तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट नॉलेज कि लोगों को सोचना कैसे, विचार कैसे करना है, चिंतन मनन कैसे करना है, उसकी प्रक्रिया है। लेकिन थोड़ा और अंदर जाए तो समझेंगे कि उसको ब्रह्म विद्या भी कहा गया है, द अल्टीमेट नॉलेज इज फिलोसफी ऑल्सो। सो शब्द तो बहुत प्यारा है अन्वीक्षिकी, लेकिन पढ़ते पढ़ते पढ़ते, अध्ययन करते करते मुझे समझ में आया कि द्रौपदी का नाम भी अन्वीक्षिकी करके काफी जगह में आता है। महाभारत में मेंशन आता है कि उसने भी, न द्रौपदी ने भी अन्वीक्षिकी की विद्या की प्राप्ति की थी। शी वॉज अ क्षत्रानी, शी वॉज अ प्रिंसेस। तो राज विद्या है ये। तो हमारे यहाँ पे ऐसे कल्पना है कि राज विद्या मतलब ओनली फॉर मेल जेंडर, ऐसा नहीं है। सही तो बात। जब मैंने पहली बार पढ़ा तो मैंने कहा कि ऐसे कैसे, क्योंकि हमारे यहाँ पे शिक्षा पद्धति में स्त्रियों को भी या लड़कियों को भी वो सारा इंपॉर्टेंस दिया जाता था जो लीडरशिप क्वालिटीज है। लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसे मन में विचार आते हैं कि इट्स मेल ड्रिवन सोसाइटी, ऐसा नहीं था। तो जब मैंने पहली बार ये नाम सोचा, तो आई एम ए पेरेंट ऑफ 2 चिल्ड्रन, लेकिन जब बेटी पहले हुई तो मैंने सोचा कि अलग सा एक नाम रखे। तो डिस्कस किया कि अन्वीक्षिकी रखें क्या। तो लोग बोले ये तो प्रोनाउंस करने के लिए भी नहीं आता। तो पहले थोड़ा रेजिस्टेंस था, फिर सुरेखा ने कहा ठीक है भैया, अभी तो रखना है, पिता हो तो अभी। तो वो आई वुड से इतने दिल से तो नहीं एक्सेप्ट किया था, बट एक्सेप्ट करना पड़ा। लेकिन आज हम देखते हैं तो एक ऑलमोस्ट लाइक ए मूवमेंट हो गया है वो। क्यों मैं कहता हूँ मूवमेंट? क्योंकि अगर आप देखो, जब स्कूल में एडमिशन लिए थे तो लोगों को प्रोनाउंस भी नहीं करना, बहुत सारे टीचर्स क्या अनेक्शन अनेक्शन अनुक्षा क्या है। तो आन्विक्ष थोड़ा वो प्रोनाउंसिएशन में पहली बार प्रैक्टिस के लिए लगता है। लेकिन सबसे पहले मेरे को जो एनकरेज किया था हमारे आध्यात्मिक गुरु चिन्मया मिशन के स्वामी तेजो मैनन जी। वो बोलते इतना अच्छा नाम ना पहले सुना है ना बाद में सुनूंगा। सही बात है, तो इट्स सही बात। यूनिक नेम। और इस मेरा जो बहाने लोगों दंड को। माप है कि ये नाम अच्छा है कि नहीं, बेटी खुद है, मैंने सोचा कि बड़ी हो जाए और उसे अच्छा नहीं लगे तो शी कैन चेंज द नेम ऑफिशियली, लेकिन आज उसे पसंद है, दैट इज अ गुड थिंग। इस बहाने लोगों को पता तो पड़ा है शब्द क्या है। जी जी बिल्कुल। आपने एमबीए के बावजूद कोई कॉर्पोरेट जॉब लेने के बजाय चाणक्य की राह क्यों पकड़ी, और इसमें आज की जनरेशन को क्या सीख लेनी चाहिए? सो पहली बार तो मैं कॉर्पोरेट जॉब कर रहा था, तो मैंने काफी इंडस्ट्रीज में काम किए। एंड जैसे कि ज्वेलरी इंडस्ट्री, तो एक फैक्ट्री में प्रोडक्शन इंचार्ज था, ज्वेलरी फैक्ट्री इन सीप्स अंधेरी मुंबई में है ये। उसके अलावा मैंने म्यूजिक इंडस्ट्री में भी काम किया है। सो वो उस समय में इट वाज अ बिग इंडस्ट्री। आजकल तो यूट्यूब की वजह से कोई म्यूजिक इंडस्ट्री वैसे डायरेक्ट नहीं रहा है, नहीं। टेप्स एंड सीडीज वगैरह आता था उस जमाने में। एंड आई ऑल्सो वर्क इन द क्रिकेट इंडस्ट्री। तो ऐसा नहीं कि काम नहीं किया, भगवान की कृपा से काफी ग्लैमरस इंडस्ट्रीज, म्यूजिक, ज्वेलरी, क्रिकेट। सही बट है। ऐसे हुआ कि बेसिकली मेरे मन में ना, सच कहूँ,
अपर्णा जी, कि कभी ऐसे लाइफ में सोचा नहीं था कि चाणक्य मेरे लाइफ का फुल कमिटमेंट होगा। ऐसे हुआ कि साल 2000 में हमारी जो कंपनी के फाउंडर थे, जो लास्ट जॉब था दैट वाज इन अ कंपनी कॉल्ड एज क्रिकेट टॉक। एक मैगजीन थी, उसका ऑल इंडिया सेल्स हेड था मैं। तो काफी हाई पोजीशन में था एक मल्टीनेशनल कंपनी में। तो ऐसे हुआ कि वो जो हमारे ओनर थे मार्क मैस्कनस, जिन्होंने सचिन तेंदुलकर को बहुत बड़ा बनाया, क्रिकेट स्टालवर्ट, ही डाइड इन अ कार एक्सीडेंट। और उनकी मृत्यु, उनके देहांत के बाद आई वॉज बैक सर्चिंग फॉर अनदर जॉब। एंड ऐसे हुआ कि हमारे गुरु जो स्वामी तेजोमानंद जी, उनसे बात कर रहा था, आजकल क्या कर रहे हो? तो नया जॉब ढूंढ रहा हूँ। कोई बात नहीं, तब तक शादी या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि जो स्वामी चिन्मयानंद जी कहते थे, उन्होंने दोहराई। उन्होंने कहा कि यूथ शुड नॉट थिंक अबाउट गेटिंग जॉब्स, यूथ शुड थिंक अबाउट क्रिएटिंग जॉब्स। तो गुरु ने कहा तो मन में रह गया। उसके बाद रिवर्स गियर में कभी गया ही नहीं। तो बहुत सारी कंपनियां शुरू कर दी। अभी बहुत सारे कंपनियों में बोर्ड के एडवाइजर हूँ, ट्रेनर हूँ, लीडरशिप टीचर हूँ, पता नहीं क्या है। तो आई थिंक शायद वो गुरु की कृपा है कि पहले तो थोड़ा लगता है कि जॉब दूसरा मिले, अच्छा है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होती है, स्पेशली व्हेन यू हैव सम स्टेबल इनकम, अच्छा लगता है। बट आई थिंक समवेयर वो रिस्क ले लिया वो। लेकिन वो कहते हैं ना कि मैंने कभी कुएं में से किसी को बचाया नहीं, किसी ने मुझे कुएं में ढकल दिया। तो कुआं में बच्चा डूबा हुआ था, तो किसी ने बचाया उनको, बोला अरे बहुत अच्छा काम किया। मैंने नहीं, किसी ने तो धक्का मारा। सो आई बिकेम एन एंटरप्रेन्योर नॉट बाय चॉइस, बाय बिकॉज़ माय गुरु पुश्ड मी, एंड नाउ आई एम हेल्पिंग लॉट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। तो ये मेरी थोड़ी सी कहानी है। सही सही। आप देश विदेश की इतनी यात्राएं करते हैं, तो आप बताएं कि आज के नौजवानों को रोल मॉडल या अपने आदर्श कैसे चुनना चाहिए? ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि देश विदेश के युवक। देखो क्या होता है कि हम जो एक संस्कृति में पैदा होते हैं, जैसे हम भारत में हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि भारत के जो नौजवान हैं वो अलग है। और हम लोग समझो इंग्लैंड चले जाए या अमेरिका चले जाए, ऑस्ट्रेलिया चले जाए, सूरीनाम चले जाए, फिजी चले जाए, युवक तो युवक होता है। ओके, उनके जो सपने होते हैं, उनके जो एस्पिरेशंस होते हैं, वो सब जगह एक ही है। और ये मैं भगवान की कृपा से 22 देशों में जा चुका हूँ। वहाँ पे बहुत सारे टीचर्स, एकेडमिशियंस, बिजनेसमैन और स्पेशली युवकों से मिला हूँ। तो मैं देखता हूँ कि यूथ इज द सेम। फिर ऊपर ऊपर से उनका थोड़ा लैंग्वेज अलग होगा, उनका फूड हैबिट्स अलग होगा, लेकिन अंदर का जो नौजवान होता है वो एक ही होता है। जैसे आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि रोल मॉडल्स, हर यूथ के रोल मॉडल्स होते हैं, हर देश में होते हैं। शायद हमारे यहाँ पे हम लोग अलग रोल मॉडल्स हो, उनके देश में अलग रोल मॉडल्स हो, लेकिन दिस इज अ नेचुरल टेंडेंसी। ये स्वाभाविक है कि यूथ को रोल मॉडल्स हो, और होना भी चाहिए। लेकिन ये जो आपका दूसरा भाग है प्रश्न का कि कैसे रोल मॉडल होना चाहिए, ये बहुत जरूरी प्रश्न है। क्योंकि रोल मॉडल अगर अच्छे हो तो आप भी अच्छे बन जाए हो, लेकिन दो रोल मॉडल अगर गलत चुन लो, तो जिंदगी बर्बाद हो सकती है। अनफॉर्चुनेटली मैंने ये देखा हुआ है कि दुर्भाग्य से यूथ लुक एट पॉपुलैरिटी एज सक्सेस। ये बहुत बड़ा एक, आई वुड से दैट, एक मानसिक काल्पनिक जगत में जीते हैं वो। कोई गलत बात नहीं है। देखिए आजकल यूट्यूब का जनरेशन है, नथिंग रॉन्ग, आप भी यूट्यूब में हो, मैं भी यूट्यूब में हूँ। लेकिन लोग क्या देखते हैं? लाइक्स, सब्सक्राइबर, कमेंट्स। तो वहां पे आप देखो कि कहीं ना कहीं आप अंदर मन में जाके खोजो तो आपको ये पता चलेगा कि देयर रोल मॉडल्स आर दोस हु आर वेरी पॉपुलर। ओके, एंड वो कहीं, मैं ये नहीं कहता कि पॉपुलर पीपल आर रॉन्ग, बट नॉट नेसेसरली कि सारे जो जिनके पास यश की प्राप्ति है, जो कीर्ति है जिनके पास, वो जरूरी नहीं है कि अच्छे रोल मॉडल्स हो। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको सोचना जरूरी है, क्योंकि हमने ये देखा है कि सेलिब्रिटीज बिकम द रोल मॉडल्स फॉर द यूथ। सेलिब्रिटीज जो काफी नाम है, एंड अलग अलग फील्ड के सेलिब्रिटीज होते हैं, स्पोर्ट्स होते हैं, फिल्म इंडस्ट्री होते हैं, आजकल पॉलिटिशियन भी रोल मॉडल्स हो गए हैं। नथिंग रॉन्ग, कोई गलत बात नहीं है, लेकिन मेरा ये सजेशन है कि कैसे होना चाहिए, वैल्यू बेस्ड सक्सेसफुल पीपल, जिनके कोई मूल्य हो। देखिए उदाहरण के लिए अगर कोई एक युवक हो और जिनको अगर बिजनेस में जाना है, नथिंग रॉन्ग, वो उस फील्ड का रोल मॉडल चूज करेगा, कोई गलत बात नहीं है उसमें। या किसी को स्पोर्ट्स में जाना हो, किसी को राइटिंग में जाना हो, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले तो पॉपुलर देखेगा, गूगल में सर्च करेगा, फिर इंस्टाग्राम में देखेगा, बोलता है ये पॉपुलर है। लेकिन एक चीज है कि पॉपुलैरिटी तो एक एक दंडमाप हो गया, एक पैरामीटर हो गया। फिर आप सोचेंगे कि बेसिकली उसने कैसे पैसा बनाया, कैसे पॉपुलर हो गया।
तो थोड़ा उस पर अगर रिसर्च करो तो आपको पता चलेगा कि उसमें अगर लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है एंड वैल्यू बेस्ड कमिटमेंट, जिन्होंने कोई मूल्य के आधारित जीवन का एक निर्माण किया है और प्रगति उनके सही दिशा में है और सही मूल्यों के द्वारा है, रोल मॉडल शुड बी दोस हु आर वैल्यू बेस्ड। वरना बहुत सारे हम देखते हैं कि यू गेट इनटू रोल मॉडल, फिर उनके सारे गलत जो हैबिट्स है स्वभाव वो भी हमारे में आ जाते हैं। तो ये जो आपका प्रश्न है ये बहुत वैलिड है, क्योंकि आप भी टीचर हो, कॉलेज में बच्चों के साथ डील करते हो, आप एक माँ हो, मैं भी एक पिता हूँ। तो एक सबसे बड़ा जो दर्द होता है माँ पिताओं का कि कहीं एक गलत रास्ते में ना चला जाए, और ये सारे पेरेंट्स के हैं, सारे माता पिता के, केवल अपने देश में नहीं सारे देश में। तो जिसे हम कहते हैं कि अरे भैया कुसंग में मत जाना, कोई गलत संगत में मत जाना, लेकिन संगत तो यहीं से शुरू होती है ना। और रोल मॉडल्स बहुत बड़ा है। तो अगर मैं आपको स्पेसिफिकली कहूं भारत के बारे में, पहले तो हमने पूरे जगत के बारे में कहा, स्पेसिफिकली भारत में एक परंपरा है कि द रोल मॉडल शुड बी आध्यात्मिक। ओके, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि सक्सेसफुल तो हो, पॉपुलर तो हो, वैल्यू बेस्ड हो, लेकिन एक कदम आगे वो आध्यात्मिक भी हो। उदाहरण के लिए हमारे देश में देयर इज अ नेशनल यूथ डे, ये शायद बहुत सारे यूथ को भी पता नहीं है, विच इज द बर्थडे ऑफ स्वामी विवेकानंदा। 12 जनवरी, जैसे हम अभी 5 सितंबर को टीचर्स डे मना रहे हैं, लेकिन वैसे 12 जनवरी ऑफिशियली द गवर्नमेंट सेलिब्रेट्स एज नेशनल यूथ डे। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो है रोल मॉडल, वो है युवक, पढ़े लिखे, दुनिया भर में घूमे, तो ऐसा नहीं है कि ही इज जस्ट एंड वन पॉइंट। कोलकाता उस जमाने का ब्रिटिश इंडिया का कैपिटल, पढ़े लिखे, तर्कवादी, इंटेलिजेंट, ईडन गार्डन्स में क्रिकेट में उन्होंने खेला था और उन्होंने 7 विकेट्स भी निकाला था, ये भी लोगों को पता नहीं है। क्रिकेट फुटबॉलर, तो फिजिकली फिट, हैंडसम, वेल रेड, ग्लोब ट्रैवल्ड, लेकिन आध्यात्मिक। ये मुझे बहुत जरूरी है कि आप एक भी देखो। मुझे अच्छा लगता है कि आजकल बहुत सारे यूथ स्पिरिचुअल गुरुज, आध्यात्मिक गुरुओं को भी फॉलो करते हैं। जग्गी वासुदेव जी है, या इस्कॉन, चिन्मय मिशन बोलो, श्री श्री रविशंकर जी बोलो। तो मैं क्या कहता हूँ कि फील्ड कोई भी हो वो आप चुन लीजिएगा, लेकिन ये देखिए कि उनमें मूल्य क्या है, वैल्यूज क्या है, और उसमें अगर अध्यात्म का बेस है तो देन फिर आपका जीवन तर गया, क्योंकि आप अच्छे मार्ग में करोगे और आखिर में आप कहीं अटकोगे नहीं, क्योंकि श्रद्धा जो भगवान में है वो साधु संतों के संगत से ही आ सकता है। तो आई विल रिक्वेस्ट कि सारे जो युवक सुन रहे हैं कि ये 3-4 दंडम आप अगर आप केयरफुली चुन लो, आपके जीवन के सारे प्रॉब्लम्स अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया विचार है आपके। तो आज की पीढ़ी कैसे प्रेरित हो राष्ट्र निर्माण में, थोड़ा इस पे प्रकाश डालेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। तो पहले हमें ये सोचना है कि राष्ट्र निर्माण मतलब क्या। जैसे आपने अगेन बहुत अच्छे प्रश्न आपके कि आज की पीढ़ी, देखो राष्ट्र निर्माण का जो कंसेप्ट है, जो विचार है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी बदलती है। ओके, जैसे अगर हम सोचे कि जब भी आजादी के लिए लड़ रहे थे वो पीढ़ी, उनके लिए राष्ट्र निर्माण क्या है? राष्ट्र निर्माण इज ओनली 1 पॉइंट एजेंडा, आजादी। वो आजाद, तो उन्होंने उस अपना काम कर दिया, इतने 100 साल के बाद, जो 90 साल के बाद आजादी मिली, वो उनका राष्ट्र निर्माण था। तो हमको स्वातंत्र मिल गया, स्वराज्य मिल गया, तो उन्होंने अपना काम कर दिया। अगली पीढ़ी, अभी चलो स्वातंत्र तो मिल गया, लेकिन रोटी कपड़ा मकान। तो रोटी कपड़ा मकान के लिए फिर वो लोग मेहनत कर रहे थे, जय जवान जय किसान, वो उस पीढ़ी के हेतु थे, दैट वाज द काइंड ऑफ एन ऑब्जेक्टिव्स दे हैड। उसके बाद अब देखो थोड़ा सा फाइनेंशियली हम स्टेबल हो गए, प्रोफेशनल बन गए, फिर सारे लोग देश विदेश जाने लग गए। देन इंडिया बिकम एन एक्सपोर्ट क्वालिटी। हमारे आईआईटी आईएम में से जो निकले, केवल आईआईटी आईएम ने, आप देखोगे कि वो जो पीढ़ी, जो हम कैसे, हमारी पीढ़ी जो हम वी वर एस्पिरेशनल टू गो अब्रॉड, नथिंग रॉन्ग, और उन्होंने कहीं पे भी गए, उन्होंने देश को भूला नहीं। आज मैं देखता हूँ देश विदेश जब घूमता हूँ, तो जहां पे भी हमारी पीढ़ी के लोग हैं, वी आर स्टिल लव आवर इंडिया एंड इंडियन कल्चर। शायद हमारे पास पासपोर्ट कोई और देश का हो, शायद हमारे पास हमारे विचार ग्लोबल हो, लेकिन वो भारत का राष्ट्र निर्माण वाला कंसेप्ट अभी भी है। क्योंकि इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहते हैं प्रवासी भारतीय दिवस, कि वो निकल तो गए भारत के बाहर, लेकिन दिल निकला नहीं है, और कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये हो गई हमारी पीढ़ी। आप कहेंगे आज की पीढ़ी, इंटरेस्टिंगली दे आर ऑलरेडी ग्लोबल। तो ऐसे नहीं कि उनको कोई विश्व देखना है, उनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हमारी जनरेशन में फॉरेन रिटर्न वाज अ बिग थिंग। आजकल तो हर छोटे मोटे बच्चे हनीमून के लिए भी ऐसे चले जाते हैं 10-15 दिन के लिए। तो इनके लिए राष्ट्र निर्माण का मतलब क्या, तो थोड़ा विचार मैंने इस पे किया है, और थोड़ा करता भी हूं। देखो जो क्षेत्र है, द फील्ड शुड बी योर चॉइस।
ये जरूरी नहीं है कि राष्ट्र निर्माण के लिए आपको केवल आर्मी में ज्वाइन करना है और बॉर्डर पे लड़ाई करनी है, हाँ वो भी जरूरी है, दैट इज ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूशन टू द नेशन, लेकिन हर क्षेत्र ओके राष्ट्र निर्माण के लिए आप यूज कर सकते हो। उदाहरण के लिए आप स्पोर्ट्स खेल रहे हो, ओके तो वो आपका क्षेत्र है, दैट्स योर फील्ड ऑफ चॉइस। आप क्रिएटिव हो, आप टीचर हो, आप आर्टिस्ट हो, आप पॉलिटिशियन हो, आप बिजनेसमैन हो, आप साइंटिस्ट हो, क्षेत्र आपको चूज करना है, लेकिन वो कहते हैं ना उसका बेस राष्ट्र निर्माण होना चाहिए। उदाहरण के लिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, वो तो मिसाइल माइंड साइंटिस्ट थे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं भारत के लिए। जब सचिन तेंदुलकर खेलता है तो आप देखोगे हमेशा वो भारत के लिए खेलता है। तो मेरा एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि राष्ट्र निर्माण के लिए अभी की जो पीढ़ी है उनको बहुत ऐसा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उनको एक ही करना है कि मेरा क्षेत्र क्या है उसमें राष्ट्र का बेस रखो। और एक चीज बताऊंगा कि राष्ट्र निर्माण इज ऑल्सो एन इंडिविजुअल कमिटमेंट, ओके ये बहुत जरूरी है कि क्या होता है कि हमारे यहाँ पे राष्ट्र की जो भावना जो आती है, भावना मीन्स इमोशंस उभार आती है 2 दिन में, 15th of August एंड 26th of January उसके बाद वो नॉर्मल उसके बाद फिर विल वेट फॉर द नेक्स्ट ईयर, या फिर जब इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच होता था, अभी तो होते भी नहीं है वो। सो प्लीज अंडरस्टैंड व्हेन इट्स अ क्राउड गैदरिंग, अ मास, देन यू सडनली बिकम वेरी पैट्रियोटिक। देखिए ये थोड़ी सी कल्पना है कि पैट्रियोटिज्म या जो राष्ट्रीय भावना है वो कोई कलेक्टिव लेवल पे केवल छोड़ना नहीं, वो तो करना ही है, झंडा वंदन करना है, बट इट्स अ पर्सनल कमिटमेंट। लेकिन उदाहरण के लिए जब मैं चाणक्य के बारे में सोचता हूँ, ये भी राष्ट्र निर्माण का कार्य है, तो मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि वो मुझे 26 जनवरी को याद नहीं आता, 24 घंटे हर दिन याद आता है। तो मैं सोचता हूँ कि आपका सोच, आपका क्षेत्र कुछ भी हो, देश की प्रगति, ओके तो जैसे मैं हमारी पीढ़ी तक अर्थव्यवस्था ठीक करना था, फाइनेंशियल, अभी आपकी जो अगली पीढ़ी है इट्स अ पीढ़ी ऑफ चॉइसेस, इट्स टू मच अपॉर्चुनिटी एंड टू मच कंफ्यूजन वाली जनरेशन है ये तो मैं ये कहूंगा कुछ भी कर लो, लेकिन अपने भारत माता और अपने घर की माता दोनों को मत भूलना, बस यही राष्ट्र निर्माण है। सही बात, बहुत अच्छे। अभी मोदी जी की मुहिम है आत्मनिर्भर भारत, उसमें ये राष्ट्र निर्माण वाला जो कंसेप्ट है बहुत काम आएगा कि आप राष्ट्र का निर्माण भी करें, खुद का निर्माण भी करें और आत्मनिर्भर बने रहें। बिल्कुल। बहुत अच्छे। एक आप बता सकते हैं कि चाणक्य ने वास्तुशास्त्र के संदर्भ में क्या कहा? बहुत कुछ कहा है, हम दोनों मिलकर अलग से रिसर्च करते हैं इस पे बिल्कुल। अर्थशास्त्र से वास्तुशास्त्र। देखिए कौटिल्य अर्थशास्त्र इज अ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट, ये बहुत जरूरी है समझना। तो क्या होता है कि हिस्ट्री कैन बी इंटरप्रिटेड और मिस इंटरप्रिटेड। ये जो है एक संशोध के फील्ड में, रिसर्च के फील्ड में, देयर आर सम, इट्स कॉल्ड एज लॉजिकल फैलेसीज। लॉजिकल फैलेसिस का मतलब क्या होता है, संशोधन आप करते हो तो हमें लगता है शायद गलत है, सही है, एंड यू गेट टू मच कंफ्यूज विद टू मच रेफरेंसेस। ओके ये आप रिसर्च करते हो तो आपको पता चल जाता है, तो आपने भी खुद पीएचडी किया है तो आपको पता है कि लॉट ऑफ रेफरेंसेस। बट एक बहुत अच्छी बात है चाणक्य के बारे में कि वी हैव द एग्जैक्ट रेफरेंस, क्योंकि 2400 साल पहले जो अर्थशास्त्र उन्होंने लिखा है वो आज भी मैसूर यूनिवर्सिटी में वही ताड़पत्री अवेलेबल है। सो इट इज नॉट एन इंटरप्रिटेशन, द ओरिजिनल सोर्स इज स्टिल दैट। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसमें वास्तुशास्त्र जो आर्किटेक्चर जो हम लोग अगर मैं यूज करूं आपके ब्लेसिंग से, कि अगर उसको अगर मैं आर्किटेक्चर साइंस होता है, ही वाज अ डिजाइन थिंकर। दो डिजाइन थिंकिंग होती है, एक होता है फिजिकल डिजाइन और एक होता है इंटेलेक्चुअल डिजाइन। तो आजकल एक नया कोर्स चल रहा है, इसको डिजाइन थिंकिंग, ये आपने भी सुना होगा। सो एज एन आर्किटेक्ट देयर आर टू थिंग्स, वन इज द क्रिएशन ऑफ द फिजिकल स्पेस एंड दूसरा इज क्रिएशन ऑफ द मेंटल स्पेस, जिसको हम लोग ब्लूप्रिंट कहते हैं, isn't it? तो जो वास्तु होता है, चाणक्य ने एक कल्पना की थी एक राष्ट्र की, दैट इज डिजाइन थिंकिंग। लेकिन एक राष्ट्र में देयर इज अ कंसेप्ट कॉल्ड सप्तांग, एक राज्य के 7 अंग, स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, दंड, मित्र। तो बोलते इसके ऊपर सारा राष्ट्र चलता है। एक अच्छा राजा स्वामी, अमात्य एक अच्छी मंत्री परिषद, स्वामी जनपद प्रजा खुश होना चाहिए, दुर्ग यहाँ पे दुर्ग मतलब जो स्पेस है या फिर किला है, फोर्टिफाइड सिटी है, ओके दुर्ग, कोशम फाइनेंस हैज टू बी गुड, दंड आर्मी हैज टू बी स्ट्रांग, और आखिरी में मित्र, हमारा जो मित्र संबंध है। अगर एक राष्ट्र में सारा हो तो बहुत बड़ा पावरफुल और शक्तिमान राष्ट्र बनेगा। अभी आप देखोगे इतना बड़ा जो इन्होंने कंसेप्ट दिया, हमें सिद्धांत दिया, उसमें एक है दुर्ग। और आप देखोगे कि भारत का जो आर्किटेक्चर है कि इट वाज ऑलवेज अ कंट्री ऑफ वेरियस किंगडम्स, प्रिंसली स्टेट्स। अब कोटा में जाइए, कोटा में आपको पूरा फोर्ट दिखता है,
हैदराबाद में ये फोर्ट दिखता है, तो वी वेर अ कंट्री ऑफ फोर्ट्स एंड चाणक्य वाज द फर्स्ट पर्सन टू डिजाइन फोर्ट्स। अभी फोर्ट्स मतलब केवल किला या दुर्ग नहीं, उसके अंदर इकोसिस्टम होता था, पानी जलाशय होता था वहां पे, एक इकोसिस्टम होता था जहाँ पे लोग रहते हैं। तो आप देखोगे कि मैं आपको काफी रेफरेंसेस दे सकता हूँ टेक्निकली ऑल्सो, कि एक राजा का दरबार होता है, उसका मेजरमेंट कितना होना चाहिए टेक्निकली, ओके। उसके बाद एक पूरा किला का मोट्स होता है, उसमें क्या होनी चाहिए, उसकी डेप्थ कितनी होनी चाहिए, तो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, ओके, वहां तक टेक्निकल डिटेल्स, व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट दैट यू यूज फॉर क्रिएशन। तो आप देखिए वास्तुशास्त्र, आप मेरे से ज्यादा इस क्षेत्र में विद्वान है, लेकिन आप देखोगे कि 3-4 लेवल पे वास्तुशास्त्र दिखते हैं। तो एक होता है कंसेप्चुअल लेवल कि क्यों वास्तु निर्माण करना, डिजाइन थिंकिंग। सेकंड इज ब्लूप्रिंट, ओके। थर्ड इज बहुत सारे लोग ब्लूप्रिंट तो अच्छा बना देते हैं लेकिन मटेरियल्स मैनेजमेंट उनका गलत हो जाता है, बिकॉज ऑन पेपर अच्छा दिखता है लेकिन व्हेन द रबर हिट्स द रोड, ऐसा कहते हैं ना, जब रियलिटी देखते हैं तो ये मटेरियल अवेलेबल नहीं है। तो चाणक्य ने इतना तक डिटेल में गया हुआ है कि he has gone into the details of the technical aspects। और आखिर में अगर मैं कहूं एक जो मुद्दा है या एक जो पॉइंट है which is about good architecture या वास्तु, it's also about sustainability। वो नहीं तो क्या हो जाता है, हमारे जो नए बिल्डिंग्स है, द लाइफ इज 20-30-40 इयर्स। आज ही न्यूज़पेपर में देख रहा था, डेमोलिशन स्क्वाड काफी बिल्डिंग्स को गिरा रहा है, बट लुक एट हमारे दुर्ग। आप कोटा से हैं, हम देखते हैं, मैं वहां पे आया हूँ, वहां पे अभी जो इट्स अ डायलापिडेटेड सिचुएशन बिकॉज नॉट मेंटेन्ड इट, बट फंडामेंट इज वेरी स्ट्रांग। और जो इंजीनियर्स है उनको ये पता होगा कि लुक एट द टेम्पल्स दैट वी क्रिएटेड। तो कहने का मतलब है कि इट्स अ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंटेड कि वी क्रिएटेड दैट इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड उनसे इंस्पायर कितने सारे पीढ़ियां आज भी उस पर रिसर्च कर रही है। सो मे बी इट हैज टू बी अपग्रेडेड विद मॉडर्न टेक्नोलॉजी, बट द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स जो हमने कहा कि डिजाइन थिंकिंग से लेके टेक्निकल डिटेल्स सारे अर्थशास्त्र में चाणक्य ने कवर किए। सही बात, सही बात। नहीं, हमारे पूर्वजों ने, जैसे चाणक्य जी को लीजिए, तो इतना काम किया है उन्होंने और इतनी सरल थिंकिंग के साथ में आगे बढ़ाया है, पर हमने उस तरफ देखा भी नहीं, वही ऐसा कैसा है कि हमको पता है कि हमारे घर में ना एक दादी बैठी है, सही, और हम जानते हैं, लेकिन होता क्या है कि हम इतने भागते रहते हैं कि दादी के साथ प्यार से 2 मिनट बात नहीं कर सकते। तो ये नहीं कि कोई कहीं पे हमारे घर पे, हमारे भारत देश में, लेकिन कहीं हमें वो समय नहीं मिला और वो प्रायोरिटी में नहीं आई। तो मे भी वही प्रोडक्ट हो कि कभी अर्थशास्त्र ठीक है, लेकिन थोड़ा प्रायोरिटाइज कर दिया, फिर देखो बहुत खजाना निकल के बाहर आ गया। सो आई थिंक यू आर राइट कि अगर हम लोग इसको थोड़ा हमारे नेक्स्ट जनरेशन को प्रायोरिटी दे दे, क्योंकि हमारी जनरेशन भागती रहती है, रुकने को आता ही नहीं है। लेकिन जो भागने की शुरुआत नहीं की है अभी तक, उनको तो मार्ग दिखाओ, यहाँ पे भागो। सच बात, सही बात। तो मेरा अगला प्रश्न यही है कि आप बच्चों को कैसे प्रेरित करें कि वो दादा दादी या नाना नानी के जो रोल हैं आजकल, क्योंकि आजकल मोबाइल का जमाना है, सब लोग मोबाइलों पे बिजी हैं, तो दादा दादी और नाना नानी का क्या रोल होना चाहिए बच्चों के निर्माण में? देखो, दादा दादी नाना नानी कोई भी पीढ़ी के हो, दे स्टिल दादा दादी नाना नानी। और मैं तो ये कहूंगा कि मोबाइल के जमाने में एडवांटेज है, क्योंकि क्या हो गया कि पहले जमाने में देवर जॉइंट फैमिलीज एंड फिजिकली देवर इन वन लोकेशन, एक ही घर में, एक ही गांव में रहते थे, बट देयर इज ग्लोबल माइग्रेशन। बट दादा दादी का रोल क्या है, दादा दादी की कहानियां। तो ये जो है वो एक ऐसा संबंध है, दिल का रिश्ता कहते हैं, जो कोई भी पीढ़ी हो उसमें खत्म नहीं होती। तो ऐसे एक समय था जो हमने देखा है कि बेसिकली माँ पिताजी इतने बिजी थे अपने अर्थव्यवस्था, पैसे कमाने में, घर चलाने में, उनको क्वालिटी टाइम ऑफ पेरेंटिंग नहीं मिलता था, अभी भी नहीं मिलता है। लेकिन रिमेंबर कि दादा दादी के पास अनुभव है और बच्चों के पास ज्ञान और अनुभव की जिज्ञासा है। तो मेरी किताब है चाणक्य इन यू, उसमें मैंने एक बहुत अच्छे कैसे जोक जैसे लिखा है, व्हाई आर द ग्रैंड पेरेंट्स एंड ग्रैंड चिल्ड्रन क्लोज टू ईच अदर, बिकॉज दे हैव अ कॉमन एनिमी इन बिटवीन। क्योंकि जो माँ पिताजी नहीं कर सकते वो दादा दादी नाना नानी कर सकते हैं। तो करना क्या चाहिए, एक बहुत अच्छी बात है कि बिकॉज ऑफ जो आधुनिक संशोधन के वजह से, रिसर्च एंड मेडिकल एडवांसमेंट, दादा दादी आजकल काफी फिट है, तो कुछ भी हो जाए तो ये तो नहीं तो क्या हो गया कि मुझे याद है जब भारत को आजादी मिली थी तो द लाइफ एक्सपेक्टेंसी वाज अराउंड 30-40 इयर्स। कितने लोग मरते थे, आजकल तो 100 इज लाइक अ नॉर्मल थिंग है, बहुत सारी कहानी सुनते हैं। तो क्या होता है कि एक अगर आप हमारी समाज की व्यवस्था देखें, 50-60 साल तक हमें अपने बच्चों को सेटल करने में चले जाता है, ओके, उसके बाद रिटायरमेंट। लेकिन हमारे यहाँ पे कंसेप्ट कॉल्ड वानप्रस्थ, इट इज नॉट संन्यास।
ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, फिर संन्यास। लेकिन क्या होता था कि लोग रिटायर होने का संन्यास का सोचते थे, लेकिन एक 25 साल का गैप है, वेरी आर फिट, और तब आपको पता नहीं क्या करना है, क्योंकि आप अभी बच्चों को पढ़ा नहीं होना है। इट्स अ वेरी प्रोडक्टिव ईयर, आपका अनुभव आप अपने बच्चों को दे सकते हो। तो क्या करना है, दादा दादियों को कभी सोचना नहीं है कि हमारा कोई वैल्यू नहीं है, कभी कभी ये हो जाता है। और हमारे यहाँ पे परंपरा है कि हम हमारे माँ पिता जो को केवल फर्नीचर पीस नहीं रखते। दैट्स व्हाई वी सेलिब्रेट दैट बर्थडेज, 80 साल हो, 90 साल हो, 100 साल हो, 60 साल हो। तो ये हो गया एक सामाजिक व्यवस्था में थोड़ा सा सेलिब्रेशन या उत्सव। लेकिन हर दिन अगर हम हमारे नाना नानी के साथ, मोबाइल के साथ, वही मोबाइल में दादा दादी की कहानियों भी बात कर सकते हैं। तो मेरी तरफ की दोनों पीढ़ियां, जो दादा दादी नाना नानी की कहानियां पीढ़ी है और बच्चों की पीढ़ी है, दे कैन यूज टेक्नोलॉजी। इनफैक्ट मैं आपको एक बात बताऊंगा, मुझे याद है मैं कॉलेज में गया था लेक्चर देने के लिए यूथ के लिए, तो मैंने उनको एक असाइनमेंट दिया। ओके, तो आप टीचर है, आप ट्राई कर लीजिए घर पे आपने कॉलेज में। वो असाइनमेंट मैंने तो बोल दिया, लेकिन उसके बाद सारे बच्चे ट्रांसफॉर्म हो गए। मैंने उनको कहा कि आपके घर पे कितने लोगों के घर पे दादा दादी नाना नानी है, तो काफी लोगों ने हाथ उठाया। तो 50% है दादा दादी नाना नानी द हाउस, और बाकी कोई गांव में थे। मैं बोला एक काम करना, एवरी डे, ओके, 10 मिनट के लिए, ओके, फॉर द नेक्स्ट 1 मंथ, ओके, आपको लॉग इन करना है इसमें जर्नल जैसे लिखा है, यू हैव टू स्पीक टू योर ग्रैंड पेरेंट्स, घर पे हो या बाहर हो, मोबाइल से यूज करो, व्हाट्सएप जो भी यूज करो। मैं भूल गया, बट 3 महीने के बाद उस कॉलेज के प्रिंसिपल ने मुझे फोन करके, आपने क्या कर दिया? मुझे क्या कर दिया, कुछ गलत तो नहीं किया था? नहीं, हमारे पूरे कॉलेज में आजकल बच्चे थोड़े विद्वान जैसे लग रहे हैं। मुझे क्या हो गया? तो बोलते आपने कुछ असाइनमेंट दिया था क्या? बोलता हाँ, वो मैंने ऐसे ही बोल दिया था उनको 10 मिनट दादा दादी से नाना नानी से बात करना। बोलते कि सारे बच्चे हैव बिकम क्लोज टू देयर पेरेंट्स, नो दे आर क्लोज टू देयर ग्रैंड पेरेंट्स, क्योंकि पेरेंट्स के पास जनरेशन गैप होता है। सो मैं ये कहूंगा कि दादा दादी ऑलरेडी दे आर लर्निंग मोबाइल, तो ऐसा नहीं कि उन्होंने टेक्नोलॉजी में थोड़ी शुरुआत को दिक्कत होती है, बट दे आर ऑल्सो टेक सेवी नाउ। तो मैं कहूंगा कि 10 मिनट, आइडियली 1 आवर, मैं उतना नहीं कहूंगा, लेकिन 10 मिनट, आधा घंटा, अगर आपने हर रोज, हाँ, ये मैं ये नहीं करूंगा कि केवल बर्थडे पे दादाजी नाना जी। और दादा दादी क्या करे, एक छोटा सा एक प्लानिंग कर ले कि मैं सिर्फ फोन पे हाय हेलो बेटा कैसे हो, खाना खा लिया, थोड़ा सा मूल्य सिखाइए। तो हमारे पास तो बहुत अच्छे अच्छे विद्वान दादा दादी आपके परिवार में, नाना नानी है। तो मेरे दादा दादी नाना नानी जो सुन रहे उनको ये कहूंगा कि हाँ बेटा कैसे हो, उसके अलावा आप एक प्लानिंग कीजिए, आप एक 30 डेज का प्लानिंग कीजिए। आज मैं एक एक मूल्य पे उन मेरे बच्चों को एडवाइस करूंगा, अपने पोता पोते को एडवाइस करूंगा। तो सत्य, और हमारे पे इतने हरि जी बोलो या सब बोले, तो सब विद्वान ही है ना, तो एक एक छोटा सा श्लोक सिखा दो भले। तो अब सोचो 10-10 दिन में क्या हो जाएगा 10 मिनट करते करते। तो दोनों रेस्पॉन्सिबिलिटी है, बच्चों को जो पोता पोती है उनको दादा दादी नाना नानी का टच में रहना, पर दादा दादी नाना नानी को भी केवल उसको हाय हेलो कॉल नहीं, वैल्यू बेस्ड डिस्कशन, थोड़ी कहानियां भी बता दो। देखिए ये अगर प्रैक्टिस करोगे, ओके, मैंने जो कॉलेज के प्रिंसिपल ने मुझे बताया था, ये आपके परिवार में भी होगा। ट्राई दिस, बिकॉज ज्ञान कभी कहीं नहीं जाता, लेकिन दादा दादी नाना नानी की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि ज्ञान के प्रवाह को बहते रहना, आगे बढ़ते रहना, ये भी कुछ करना है। बहुत अच्छा। तो देखते हैं आगे आने वाली जनरेशन बिल्कुल इसको फॉलो करेगी। और अब एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में हमारे शिक्षकों को क्या राय देना चाहेंगे? हाँ, देखो फिर से वही मैं जवाब दूंगा कि हर पीढ़ी को ये निर्णय लेना है कि मेरा कार्य कैसे होगा। देखो जैसे हम जो टीचर्स जनरेशन है, एक हमारा जो एंट्री पॉइंट था दैट वाज अ जॉब, क्योंकि तब हमारे पास अपॉर्चुनिटीज नहीं थे। टीचिंग वाज अ प्रोफेशन एंड अ जॉब, नथिंग रॉन्ग। लेकिन अब आप देखोगे टीचर्स कैन नॉट बी ओनली टीचर्स, टीचर्स हैव टू बी रिसर्चर्स। ये बहुत बड़ा फंडामेंटल शिफ्ट है, क्योंकि अगर आप सिलेबस पढ़ाओगे तो शायद आपका रेटिंग अच्छा नहीं मिलेगा। हमारे यहाँ पे एपीआई चलता है, एनुअल परफॉर्मेंस इंडिकेटर, उसमें भी हम यूनिवर्सिटी में देखते हैं कि द लॉट ऑफ थिंग्स बियॉन्ड टीचिंग। कितने लेक्चर्स लिए, दैट इज एन ओल्ड फॉर्मूला, ओके। लेकिन आप देखते हो इंडस्ट्री एकेडमिक कोलैबोरेशन, कितने आपने प्रोजेक्ट्स किए, कितने आपने रिसर्च पेपर्स लिखे। तो मैं कहूंगा हमारी जो पीढ़ी ऑफ टीचर्स हैव टू अंडरस्टैंड रिसर्च इज द फ्यूचर ऑफ टीचिंग। ओके, ये बहुत जरूरी है कि आप प्रोफेशनली अपने आप को अपडेट करें, रिसर्च पेपर्स, जर्नल्स खुद लिखे, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नॉट ओनली जर्नल्स, न्यूज़पेपर्स में आप लिख सकते हो, साइंटिफिक पेपर्स लिख सकते हो, सेमिनार्स में प्रेजेंट कर सकते हो, खुद किताब लिख सकते हो। सो मैं एक फंडामेंटल शिफ्ट जो मैं आपको कहूंगा, इनिशियली टीचर्स वेर जॉब सीकर्स और जॉब सीकर्स बिकेम टीचर्स, बट टुडे
रिसर्चर्स शुड बी टीचर्स। ओके, जो रिसर्च करते हैं, यही वेस्टर्न कंट्री का स्पेशलिटी है। प्रोफेसर इज नॉट जस्ट अ डेजिग्नेशन, इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट बिकॉज ऑफ योर रिसर्च एंड कंट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ नॉलेज। इसे संशोधन, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भगवान की कृपा से आप देखोगे, आप थोड़ा पढ़ोगे तो उसमें बहुत सारे फंड्स भी अलोकेट करेंगे, क्योंकि ये पीढ़ियों के टीचर्स कैन नॉट टीच, क्योंकि बच्चे आर बेटर देन द टीचर्स, क्योंकि गूगल देवता है ना। इंफॉर्मेशन प्रोवाइडिंग इज नॉट ए टीचर्स जॉब। इस पीढ़ी के जो शिक्षक है उन्हें ये समझना चाहिए, संशोधन, रिसर्च इज द फंडामेंटल थिंग बिफोर यू गो इनटू द क्लास। सही बात। बहुत अच्छा लगा आपसे आज बात करके, आपके विचार जान के, तो धन्यवाद बहुत बहुत। और इसी आशा के साथ कि अभी हमारी अगली पीढ़ी आप जैसे टीचर्स को देख के आगे बढ़कर अपने रोल मॉडल चुनेगी और आगे बढ़ेगी और आप लोगों के जीवन से प्रेरणा लेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और शिक्षक दिवस की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी के साथ धन्यवाद। थैंक यू सो मच अपर्णा जी। पूरे परिवार को मेरा प्रणाम दीजिएगा। आशीष फॉर मी इज नॉट जस्ट अ फ्रेंड बट इज अ टीचर। रीति इज अ फैंटास्टिक, आप खुद टीचर हो, आप एक टीचिंग परिवार से आते हो, आशीष एक टीचिंग परिवार से आता है, तो मुझे ये कहता है परिवार तो है ही, एक शिक्षकों का परिवार है, ये दिल का रिश्ता है हमारा। और मुझे बहुत अच्छा लगा आपके प्रश्न, क्योंकि ये जो आपने प्रश्न पूछे हैं एक विचार देने वाले प्रश्न है, केवल सेलिब्रिटी ऑथर वाले प्रश्न नहीं थे। अच्छा लगा, एंड मैं बहुत आपको भी शुभकामनाएं देता हूँ शिक्षक दिवस पर। और